वेलकम एवरीवन। तो केवीएस 2023 में टीजीटी के जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक पेपर के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। 40 एमसीक्यूज होंगे यूनिट 1 से लेके 5 तक। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा जितनी भी हमारी पैडागोजी की वीडियोस हैं और जितने भी एमसीक्यूज हम करवा चुके हैं या करवाएंगे, उनसे रिलेटेड पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ ये जो सीरीज़ है पैडागोजी की टीजीटी के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आज का। ए चाइल्ड इज़ बोर्न इन अ मॉरली ऑनेस्ट एंड सोशली कमिटेड फैमिली। एक बच्चा है एक ऑनेस्ट फैमिली, सोशली कमिटेड फैमिली और मोरली ऑनेस्ट फैमिली में उसका जन्म हुआ है। ओवर द टाइम द चाइल्ड इम्बाइब दीज वैल्यूज़ थ्रू। तो समय के साथ बच्चा जो है इन मूल्यों को कैसे आत्मसात कर लेगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, रिफ्लेक्शन से, इंसाइट लर्निंग से या विकेरियस लर्निंग से? तो ऑब्वियसली ये करवाया था, विकेरियस लर्निंग इसमें आएगा। दूसरों का अनुसरण करके, ऑब्जर्व करके जब हम सीखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कूल विल प्रेफर होम स्कूलिंग? किस तरीके का बच्चा जो है होम स्कूलिंग को प्राथमिकता देगा? ठीक है, ए स्कूल दैट एक्नॉलेजेस डाइवर्सिटी की, वो बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो विविधता को स्वीकार करता है, तो वहाँ पे जो चाइल्ड है क्यों होम स्कूलिंग करेगा? ए स्कूल दैट कंसिडर्स डिसेबिलिटी, निशक्ता पर विचार करता है, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी होम स्कूलिंग की बच्चे को अगर स्कूल इन दोनों बातों का ध्यान रख रहा है? ये नहीं होंगे। स्कूल दैट अधर्स टू सोशल एक्सक्लूजन, एक स्कूल जो सामाजिक बहिष्करण का पालन करता है। सामाजिक बहिष्करण मतलब किसी को सोसाइटी से बाहर निकाल देना जो डिसएडवांटेज्ड हैं या जो डिसेबल्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर उन्हें बहिष्कृत किया जा रहा है तो उन्हें होम स्कूलिंग बच्चों को जो है वो दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर पर्टेनिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अडोलसेंस इज करेक्ट? किशोरों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कौन सा लक्षण सही है यहाँ पे? अडोलसेंट लर्न बाय सोशल इंटरेक्शन, किशोर सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अडोलसेंट कैन यूज़ डिडक्टिव लॉजिक, वो डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अडोलसेंट्स आर कैपेबल ऑफ थ्योरेटिकल रीजनिंग, सैद्धांतिक विवेचन में सक्षम होते हैं। अडोलसेंट कैन थिंक अप टू कॉन्क्रीट लेवल, या वो कॉन्क्रीट लेवल तक चिंतन कर सकते हैं। बिल्कुल जो किशोर है, अब किशोर अवस्था तो 11 से या 12 जो है यहाँ से शुरू होती है। तो अगर 11 की एज में है अडोलसेंट, तो वो यहाँ पे थ्योरेटिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग ज़रूरी नहीं है डेवलप हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्क्रीट लेवल तो उनका डेवलप यहाँ तक हो ही चुका होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट। अमर इज़ 15-year-old स्कूल गोइंग स्टूडेंट। अमर 15 साल का बच्चा है जो स्कूल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाउ कैन बी आंसर्ड, मतलब कौन सा जो है उत्तर दिया जा सकता है? रिस्पॉन्डेड बाय अमर विच ही कुड नॉट आंसर और माइट फेस डिफिकल्टी इन आंसरिंग रिस्पॉन्डिंग 5 years ago। अमर 15 साल का है और कहते हैं कि जब 5 साल पहले वो इनमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर देने में डिफ़िकल्टी फेस करता होगा। ठीक है, तो ये है डिस्क्राइब द मोस्ट क्राउडेड प्लेस इन योर कंट्री। अब 15 साल में 5 years एगो कितना 10 साल का बच्चा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मोस्ट क्राउडेड प्लेस को जो है डिस्क्राइब कर पाएगा या नहीं। क्लीनलीनेस और ब्यूटी जो है शहर की, उसको डिस्क्राइब कर पाएगा या नहीं। डिस्क्राइब द मोस्ट क्राउडेड प्लेस ऑफ योर सिटी एंड फ्लाइंग इन द स्काई। डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ योर सिटी एज यू सो इन द ड्रीम। तो कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर वो नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 44 का, वो हो जाएगा 3। इन द स्काई, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ योर सिटी एज यू सो इन द ड्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं यू सो इन ए ड्रीम, या फिर चलो ये तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया। ऑप्शन नंबर 1 वाला भी कॉन्क्रीट है, 2 वाला भी कॉन्क्रीट है। 3 है कि अगर आप आसमान से, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे विजुअलाइजेशन की जो एबिलिटी है वो चाहिए। ठीक है, और 10 साल के बच्चे के अंदर वो कॉन्क्रीट लेवल की थिंकिंग उसकी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, अमूर्त चिंतन नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। मान लो हवा में उड़ रहा है तो ऊपर से शहर कैसा दिखेगा, तो वो इमेजिनेशन चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। A teacher wants to ensure complete learning on the part of the student focuses on। एक टीचर है वो इंश्योर करना चाहता है कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कंप्लीट लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, सो द टीचर शुड फोकस ऑन। तो किस पे फोकस करना चाहिए उसे? फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन, साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, सोशल इम्प्लीकेशन या मोरल इम्प्लीकेशन? तो
कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड स्टडी है तो वहाँ पे सोशल इम्प्लीकेशन, क्योंकि जो भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनका सोसाइटी में क्या रोल है, हमारे एनवायरनमेंट में वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको सामाजिक निहितार्थक जो है सोशल इम्प्लीकेशन है लर्निंग की, वो वहाँ पे बताई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अमंग ह्यूमंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर ग्रोस मोटर स्किल। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें क्या नहीं चाहिए, ग्रोस मोटर स्किल की ज़रूरत। ग्रोस एक होता है ग्रोस मोटर स्किल यानी स्थूल गतिक कौशल, ठीक है, और एक होता है फाइन मोटर स्किल जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है। तो किस में ग्रोस मोटर स्किल ज़रूरी नहीं है। जंपिंग एट ए प्लेस, एक प्लेस पे जंप कर रहे हो तो इसमें तो चाहिए। वॉकिंग अपस्टेयर्स विद द हेल्प एंड सपोर्ट, आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो सपोर्ट के साथ, किसी की सहायता और समर्थन के साथ। ग्रास्पिंग एक टॉय, एक खिलौने को मजबूती से पकड़ना, या स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े रहना। तो सिंपल सी बात है, इसमें जिसमें ग्रोस मोटर का यूज़ नहीं हो रहा वो है ग्रास्पिंग ए टॉय। ग्रास्पिंग मतलब पकड़ना, और पकड़ेंगे किससे, हाथ की उंगलियों से पकड़ेंगे, तो वहाँ पे हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कोलबर्ग डिस्क्राइब्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट विद इन। कोलबर्ग जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं नैतिक विकास किसके संदर्भ में, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इमोशनल और कॉग्निटिव हो, सोशल और इमोशनल हो, फिजिकल और कॉग्निटिव हो, और सोशल एंड कॉग्निटिव हो। तो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में वो करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन डेवलपमेंट पैटर्न इज, जो मानव विकास का प्रतिमान है वो क्या है, स्पाइरल है, लीनियर है, पैराबोलिक है, साइक्लिकल है। तो ऑफ कोर्स पढ़ाया था ये स्पाइरल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट, डेवलपमेंट अलग अलग रेट पे आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल हैं, सही बात है। डेवलपमेंट इज सिनोनिम टू मैचुरेशन, डेवलपमेंट मैचुरेशन से सिनोनिम है, ये भी है क्योंकि मैच्योर होना भी इसका एक पार्ट है, तो सिनोनिमस तो ये हो ही जाता है। लेटर डेवलपमेंट इज़ मोर स्पेसिफिक देन अर्ली डेवलपमेंट, जो पूर्व विकास होता है, पूर्व विकास की अपेक्षा परवर्ती विकास अधिक विशिष्ट होता है, ज़्यादा विशिष्ट होता है। ठीक है, तो 49 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही नहीं है, पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि पूर्व विकास की अपेक्षा जो बाद का विकास है वो अधिक विशिष्ट होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी सही है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म सिफेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल आर एसोसिएटेड विद। ये जो टर्म है सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ऑब्वियसली किसके साथ रिलेट करती हैं, डेवलपमेंट के साथ। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कितने अच्छे से पढ़े हैं ये क्वेश्चन हमने, और आप लोगों को ईजी भी लग रहे होंगे, है ना। तो सारा जो पढ़ा है उसी में से आया है, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, वीडियोज़ अटैम्प्ट की थी और MCQs अटैम्प्ट किए थे, वहीं से है सारा। ए लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज़ दैट, जो रचनावादी उपागम है उसकी एक सीमा यह है कि स्टैंडर्डाइज करिकुलम इज इग्नोर्ड, कि मानकीकृत पाठ्यचर्या की उपेक्षा की जाती है। टीचर एक्ट्स एज फैसिलिटेटर, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक प्लेस, सेल्फ लर्निंग इज एम्फेसाइज्ड, या स्व अधिगम पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि स्टैंडर्डाइज, अकॉर्डिंग टू आंसर की जो स्टैंडर्डाइज करिकुलम है ये यहाँ पे इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द वे ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपके व्यवहार को बदलने का तरीका क्या है यहाँ पे। तो यहाँ आएगा, देखो, रिपीटेशन थ्रू ड्रिल, ठीक है। वेरिएशन प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, हमने पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या री इन्फोर्समेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एम्प्लॉइंग प्रोजेक्ट मेथड इज़ नॉट सुटेबल वैन। परियोजना विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त नहीं होता जब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, जब रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनको इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाए। टीचर फाइंड इज़ डिफिकल्ट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन इट, जब टीचर को लगता है कि सभी विद्यार्थियों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तब डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स इन ए प्रायोरिटी, अगर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। नो एक्सटर्नल
परसुएशन इज नीडेड टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग, जब एक्सटर्नल कोई बाहरी अनुनय की आवश्यकता नहीं है तो सूटेबल क्यों नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है कि जब टीचर को ये डिफ़िकल्ट लग रहा है कि सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तभी तो वो सूटेबल नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज प्रेफर्ड ओवर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज। यहाँ पे जो आंतरिक अभिप्रेरणा की अपेक्षा बाह्य अभिप्रेरणा है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इट हेल्प्स फोस्टर क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी आती है, बिल्कुल नहीं आती। इट इज़ लॉन्गर लास्टिंग, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कभी भी लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक नहीं रहता। इट इज़ बेस्ड ऑन टेकिंग प्लेजर इन एन एक्टिविटी, किसी क्रिया में आनंद लेने पर आधारित होती है, नहीं, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इसलिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को ओवर किया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन रिवार्ड चिल्ड्रन फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लर्निंग टास्क, क्योंकि जो अभिभावक और अध्यापक हैं बच्चों को अधिगम कार्य सफलता पूरा करने में पुरस्कार देते हैं। तो 54 का जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट एंड शार्पनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुला डू नॉट इंक्लूड। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रचलित पाठ्यचर्या बनाने और उसे धारदार बनाने के महत्वपूर्ण जो कारक हैं उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? ग्लोबलाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी, नेशनल गोल्स, नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज़। तो यहाँ पे क्या सम्मिलित नहीं करता? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि शिक्षा का वैश्वीकरण जब हम करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 यूनिफॉर्मिटी जो है, एक रूपता, ये करेक्ट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण कारकों में शामिल जो है पाठ्यचर्या में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू लर्निंग। जो स्किल आधारित शिक्षा है यानी दक्षता आधारित उपागम है, उसमें से क्या एक लिमिटेशन नहीं है? डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़ एंड टेस्ट आइटम फॉर सच कॉम्पिटेंसीज में नॉट ऑलवेज बी प्रेडिक्टेबल, कि जो भी हम क्रियाएं और परीक्षण प्रश्न बनाना ये हमेशा व्यवहारिक नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन है। लर्निंग क्लाइमेट इन ऑल स्कूल आर नॉट कंड्यूसिव फॉर ऑप्टिमाइज लर्निंग, कि सभी विद्यालयों में जो अधिगम वातावरण है वो सहायक, इष्टतम बनाने के लिए सहायक नहीं होता। रेमेडियल टीचिंग इज़ हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग ग्रेड्स ऑफ लो अचीवर। जो रेमेडियल टीचिंग है, यहाँ पे तो रेमेडियल टीचिंग की बात हो रही है, ये लो अचीवर्स के ग्रेड्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। आउटरीच ऑफ टीचर्स टू ऑल स्टूडेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरिड पेस ऑफ लर्निंग फॉर ईच स्टूडेंट। हर विद्यार्थी की अधिगम संबंधी भिन्नता के कारण सभी अध्यापक उस तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और हाँ, ये जितने भी आंसर्स बताए जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू आंसर की है। यहाँ पे आंसर देख के आप ये ना सोचें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये वो आंसर है जो कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो जो आंसर हम आपको बता रहे हैं आप उसको प्रेफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? Mother tongue must be made the medium of instruction at primary stage as children come to school with enhanced vocabulary and it may help their quality of learning। ये स्टेटमेंट करेक्ट है NEP 2020 के अकॉर्डिंग कि प्राइमरी स्टेज पे मदर टंग होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्रिएट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर आप त्रिभाषा फार्मूला लागू करेंगे तो उससे समस्याएं जो है वो जटिल हो जाएंगी, ठीक है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुभाषाओं का प्रयोग कर सकने वाले उपयुक्त अध्यापक को ढूंढना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं, मुश्किल नहीं है। चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न टू और मोर देन ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और NEP 2020 की काफ़ी सारी क्वेश्चंस में भी ये आया है और हमने पढ़ा भी है, तो ये ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। उसमें क्वेश्चन नंबर 58, विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कौन सा फीचर नहीं है? लर्निंग लाइज इन द प्रोसेस, जो अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, ठीक है। लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, अधिगम तार्किक दलीलों के माध्यम से होता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है इसी के माध्यम से हो। लर्निंग इज ए होलिस्टिक प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, यानी इनमें से कौन सा CCE का एक फीचर नहीं है?
तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज डन इनफॉर्मली यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स, ये बात सही है। असेसमेंट ऑफ पर्सनल सोशल क्वालिटीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट एंड चेकलिस्ट, ये भी सही है। असेसमेंट ऑफ स्कोलेस्टिक एरियाज इज डन इन ए फॉर्मल वे ओनली टू अराइव एव रिलीवेबल डिसीजन, जब ओनली आ जाए तो कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, जो विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन है उसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही है जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है, ये इसकी एक फीचर जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट, कौन सा यूनिट टेस्ट के साथ संबंधित नहीं है? स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक, समेटिव या प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट में कौन सा इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट जो है वो यूनिट टेस्ट के साथ एसोसिएट नहीं होता अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के आकलन का एक उदाहरण नहीं है? स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ये तो है। रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये भी है। असेसमेंट ऑफ होमवर्क या एनुअल एग्जामिनेशन, ये भी है। ऑप्शन नंबर 3 गृह कार्य आकलन, ये यहाँ पे करेक्ट होगा, ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए अब आकलन हो रहा है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये नेचर में डिस्क्रिप्टिव है। इट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स नॉट टू मेक एरर्स, ये बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि वो गलतियां ही ना करें, अब यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होएगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट 63, ए टीचर गिव्स फर्स्ट गिव सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, पहले टीचर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देता है और देन आस्क्स अबाउट द रूल, और फिर रूल के बारे में पूछता है कि कौन सा रूल यहाँ से निकलेगा। तो ये इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच है या एक्सप्लेनेटरी अप्रोच है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इंडक्टिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो इंडक्टिव अप्रोच है उसमें पहले कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं और देन उस वो जो रूल है उसको फाइंड आउट किया जाता है, तो वो होता है इंडक्टिव अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्फेसाइज, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस पर बल देते हैं। इट हेल्प्स टीचर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखते हैं। नो, दोनों ही सही नहीं लग रहे। टीचर डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अलग अलग दर से विकसित होते हैं और अलग अलग दर से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज़, अगर बच्चे जो हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए यहाँ पे? रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, जाओ और प्रिंसिपल को बोलो, पेरेंट्स को बोलो नहीं। एडवाइस स्टूडेंट टू टेक, उसको एडवाइस दोगे सिर्फ नहीं। आस्क द स्टूडेंट्स एज टू वाई दे आर नॉट, उससे पूछोगे कि भाई आप इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हो। और पॉन्डर ओवर द कॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक रेमेडियल मेजर, आप ये फाइंड आउट करोगे कि रुचि क्यों नहीं ले रहा है और उसको उपचारात्मक उपाय देंगे। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैज़ बीन मर्ज्ड विद, तो IEDEC जो है किसके साथ जो है मर्ज किया गया है? तो ये किसके साथ मर्ज किया गया है? DPEP, रूसा, रमसा, RTE, तो आएगा DPEP, इसके साथ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के साथ इसको मर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग वाज सफरिंग फ्रॉम, जो फेमस साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग वो किससे सफ़र कर रहे थे? यहाँ पे ये पूछा था मैंने आपसे, अमायोट्रोपिक्स लेटरल स्क्लेरोसिस, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस नीड्स गाइडेंस, किस केस में आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी? एक अकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट है हु हैज़ फेल्ड इन क्लास 11 आफ्टर ऑप्टिंग साइंस, साइंस ऑप्ट करने के बाद वो फेल हो गया। एक 11th क्लास का साइंस स्ट्रीम है, स्टूडेंट है साइंस स्ट्रीम का, हु इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म डू लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल, ना तो एक्टिविटी कर पा रहा है ना प्रैक्टिकल कर पा रहा है। आफ्टर ऑप्टिंग क्लास 11th क्लास ऑप्ट करने के बाद
ए स्टूडेंट हु इज शोइंग ए सिम्टम ऑफ एकेडमिक एंजाइटी, बच्चा है एकेडमिक एंजाइटी शो कर रहा है। क्लास 11 स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम हु क्रैम्स द साइंटिफिक लॉ, जो लॉज हैं उनको क्रैम कर रहा है यानी रट रहा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट होगा कि जो प्रयोगशाला में क्रियाएं और प्रयोग नहीं कर पा रहा है उस बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, उसको बताना आपको पड़ेगा कि इस तरीके से ये करना है। तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, इनमें से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। कैस्ट्रोफिक इवेंट, जो कैस्ट्रोफिक इवेंट है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अभ्रमणशील जीवन शैली या पॉवर्टी या फिर गरीबी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अभ्रमणशील जीवन शैली जो है एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं है। सामाजिक भेदभाव, कोई इवेंट ऐसा हो गया है या गरीबी है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर हैं, बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन ए स्कूल लाइब्रेरी द बुक स्टॉक शुड कंसिस्ट ऑफ करिकुलम रिलेटेड नॉन फिक्शन रिसोर्सेज विच मस्ट बी। एक स्कूल पुस्तकालय में पुस्तक भंडार में पाठ्यचर्या संबंधी गैर कथा साहित्य संसाधन होना चाहिए जो कुल भंडार का कितने प्रतिशत तक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा कि एटलीस्ट 60% तो जो है वो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक कैन नॉट बी taught to the school students through community as a learning resource। through community as a learning resource के थ्रू कौन सा टॉपिक जो है नहीं पढ़ाया जा सकता। साबुन बनाने की विधि, परावर्तन और अपवर्तन नियम, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। देखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको एटम्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कम्युनिटी में कहीं भी ले जाओ आप वहाँ पे ले जाके समझा ही नहीं सकते। सोप प्रिपरेशन आप दिखा सकते हो सोसाइटी में, कहीं कंपनी है वहाँ ले जाके, रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हो बच्चों को ईजिली, फ्रिक्शन जो है उस वो भी समझा सकते हो, लेकिन जो ये जो कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, ये कम्युनिटी या कुछ भी ले आओ, ये तो एटम्स को अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टीचर इज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है टीचर का जो उसे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बताता है। ए टीचर हु इज ए एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बिल्कुल नहीं। ए टीचर हु ऑलवेज आस्क स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर फ्यूचर लाइफ, एक टीचर जो हमेशा बच्चों से कहता है कि आप लोग अपनी फ्यूचर लाइफ पे रिफ्लेक्ट करो। ए टीचर हु ड्रॉज इम्प्लीकेशंस फॉर इजर टीचिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे 72 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो अपने जीवन के अनुभवों अपने शिक्षण हेतु निहितार्थ निकाल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड टीचर एज ए लीडर शुड, एक अच्छा शिक्षक एक नेता के रूप में क्या करेगा। इन्वॉल्व्स ऑल इज स्टूडेंट्स थ्रू पार्टिसिपेटरी ग्रुप एक्टिविटीज टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स, ट्राई टू मेक बैलेंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड एडवाइस ऑफ द प्रिंसिपल, ट्राई टू इम्प्रूव हिज टीचिंग स्किल, अपनी शिक्षण कौशलों में सुधार का प्रयास करेगा। नहीं, ये तो हर रोल में कर सकता है। शिक्षा शास्त्र में श्रेष्ठतम डिग्री पाने का प्रयास करे, ये भी नहीं। तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है इनमें थोड़ा सा लग सकता है, बट ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हेल्प ए टीचर बिल्ड ए विजन फॉर बेटर स्कूल एजुकेशन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा एक टीचर को कि वो बहुत ही अच्छा विजन बनाए स्कूल एजुकेशन के लिए। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, की लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी हो उसके अंदर, सही है। एक्सपोजर टू वेरिड लाइफ सिचुएशन, अलग अलग तरीके की लाइफ सिचुएशन में एक्सपोजर हो, सही है। ए डिग्री इन फिलोसफी, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास फिलोसफी में कोई डिग्री हो। 30 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द वर्स्ट एंड बेस्ट टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबसे ख़राब और सबसे उत्तम शिक्षा संस्थानों के भ्रमण का अनुभव हो उसके पास, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट रहेगा 1, 2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प मैक्सिमम इन एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग इथोस इन ए स्कूल, जो शिक्षण अधिगम वातावरण है उसको बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा कौन सहायक होगा इनमें से। मेकिंग बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स रीडिंग कंपल्सरी, जो दूसरी बुक हैं टेक्स्ट बुक के अलावा
उनको पढ़ना आप कंपलसरी कर देंगे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हैविंग ओपन डायलॉग सेशन ऑन एवरी एजुकेशनल एंड सोशल इशू विद एवरी टीचर, हर शिक्षक के साथ आप शैक्षिक और सामाजिक मुद्दे हैं उस पर खुली चर्चा जो है करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली फॉलो, स्ट्रिक्टली तो जहाँ आ गया वहाँ क्वेश्चन ही बिल्कुल सही नहीं है। मास्टरिंग द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड, जो कोर्स दिया है उसको नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंग द फॉलोइंग बी प्रेफर टू मेक द स्कूल्स टाइम टेबल। अब कौन है इनमें से जो स्कूल का टाइम टेबल बनाएगा? फिजिकल एजुकेशन टीचर बनाएगा, ड्राइंग या पेंटिंग का टीचर बनाएगा, मैथमेटिक्स का टीचर बनाएगा, या वाइस प्रिंसिपल बनाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की दे रखा है गणित का अध्यापक, यानी मैथ्स का जो टीचर है वो कराएगा। अब भाई मैथ्स का टीचर ही बनाएगा, प्रेफर किया जाना चाहिए कौन सा टीचर है? तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो ये जो आंसर है गणित का अध्यापक, वो ज़्यादा सही दे रखा है। अब पता नहीं, वैसे तो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो होना चाहिए, बट ठीक है। आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट दिया गया है। वैसे जो टाइम टेबल बनाने का काम है वो करती है स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, SMC सॉरी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो टाइम टेबल बनाती है, और इसके अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ये जो है मेन मेंबर्स होते हैं। तो आई जस्ट डोंट नो कि यहाँ पे ये आंसर करेक्ट क्यों दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश शुड बी टॉट इन विच पीरियड। मैथ और सब्जेक्ट सॉरी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट कौन से पीरियड में पढ़ाने चाहिए? फर्स्ट पीरियड जस्ट बिफोर रिसेस, रिसेस से जस्ट पहले वाला पीरियड, सेकंड पीरियड, या लास्ट पीरियड? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो है फर्स्ट पीरियड, अकॉर्डिंग टू आंसर की, कि पहला ही पीरियड मैथ या इंग्लिश का होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो क्लास भी नहीं दी है। चलो नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात करती है? कोठारी कमीशन, राममूर्ति कमेटी, NP 1986, या NEP 2020? तो ऑब्वियसली NEP 2020 जो है बहुभाषावाद और पावर ऑफ लैंग्वेज पे बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, in whose context we talk specifically of safe and school environment for children in school। जो स्कूल के बच्चे हैं तो कौन से बच्चों के लिए हम यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट की बात करते हैं? तो ये डिप्राइव्ड बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, रूरल बच्चे हैं, या हैंडीकैप्ड बच्चे हैं? तो ऑब्वियसली दिव्यांग बच्चे, इसका आंसर आएगा हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, उनके लिए सेफ और सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है ये। इन विच फील्ड ऑफ एजुकेशन मैक्सिमम इनोवेशंस हैव बीन डन। कौन सा एजुकेशन का फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा नवाचार जो है किए गए हैं? प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, या सीनियर सेकेंडरी? तो ऑब्वियसली प्राइमरी जो है उसमें ज़्यादा नवाचार इस बार किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई वीडियोस की अपडेट सीधी यहाँ शेयर होती है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और KVS पेडागोजी जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए हमारी प्लेलिस्ट है, दूसरी प्लेलिस्ट है MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ की। तो कंटेंट के लिए भी और MCQs के लिए भी आप इन दोनों प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।